विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियाँ। आज का टॉपिक है आपके सामने विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियाँ, और याद करने का इसमें सरल से सरल तरीका आपके सामने पेश करूँगा। और ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी फैक्ट या क्वेश्चन सब कुछ होंगे, सब कुछ इसमें डिटेल से समझाऊंगा आपको। ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देख लो मेरे साथ। ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देखो अब मैं ज्वालामुखी के बारे में आपको समझाने वाला हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। देखो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, पहले ये सबसे पहले यही पूछा जाएगा आपसे, पूछा भी जा सकता है कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो पहले उसके बारे में ये जान लेना ज़रूरी होता है कि उसका मतलब क्या होता है, क्या वो खुद होती है, क्या अपने आप में उसकी अहमियत होती है। तो देखो ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से जब छिद्र या दरारों के माध्यम से गर्म गैस, गर्म लावा, राख या जलवाष्प का जब निर्गमन होता है तो उस आकृति या उस संरचना को हम ज्वालामुखी या ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी कह सकते हो। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर से छिद्र या दरारों के माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख व जलवाष्प का निर्गमन होता है तो उस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे सबसे अधिक मात्रा में किस चीज़ का या किसका निर्गमन या निष्कासन होता है। तो याद रखना, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें सबसे अधिक जलवाष्प गैस बाहर निकलती है। क्या? जलवाष्प। और इससे ज्वालामुखी से संबंधित ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इससे किस किस संरचना का निर्माण होता है। ये आपके सामने दी हुई हैं इसमें कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बाद क्रेटर का निर्माण होता है, कोल्डेरा का भी होता है, धुआंरे, गीजर, ये सभी ज्वालामुखी से संबंधित हैं। देखो क्रेटर किसे कहते हैं, क्रेटर कीपनुमा आकृति होती है, यानी ज्वालामुखी जिस छिद्र से होकर के निकलती है उसके बाद जो छिद्र यानी उसमें गड्ढा सा बन जाता है तो उसी को क्रेटर कहा जाता है। और अगर उसमें जल भराव हो जाता है तो उससे झील का भी निर्माण होता है, और उस झील को हम क्रेटर झील भी कह सकते हैं या क्रेटर निर्मित झील कह सकते हैं। ठीक है, जब यह क्रेटर बड़ा रूप धारण कर लेता है, यानी क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। क्रेटर के विस्तृत रूप को हम कोल्डेरा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा होगा आसो काल्डेरा, ये जापान में पड़ता है। आसो काल्डेरा ये क्रेटर का ही बड़ा रूप है, और आसो काल्डेरा ये जापान में है। इसके बाद दोहारे किसको कहते हैं, गैस। दोहारा जो होता है इसके अंतर्गत गैस तथा वाष्प का निकलना, यानी संयुक्त रूप से गैस तथा वाष्प जब निकलती है तो उसी को हम दोहारा कहते हैं ज्वालामुखी में। ठीक है, और जैसे कोह सुल्तान दोहारा, ये ईरान में पड़ता है, फेमस है अपने आप में। कोह सुल्तान दोहारा कहाँ पर है, ईरान में। दोहारे में गैस और वाष्प संयुक्त रूप से निकलते हैं। देखो गीजर किसे कहते हैं, देखो गीजर शब्द गीजर किससे संबंधित हो सकता है, जैसे आप अपने दिनचर्या के कार्य क्रियाकलापों में देखते होंगे, जैसे ठंड के महीने में हम पानी गर्म करते हैं तो किससे करते हैं, गीजर से करते हैं। तो ये गर्म जल का स्रोत होता है, या फिर इसे फुहारा भी समझ सकते हो। नहीं, फुहारा अलग है, और ये गीजर जो है ये गर्म जल का स्रोत होता है। ठीक है, फुहारा भी देखो ओल्ड फैथफुल गीजर, यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये ओल्ड फैथफुल गीजर जो है ये इसका प्रमुख उदाहरण है फुहारे का। ओल्ड फैथफुल गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब देखो ज्वालामुखी के प्रकारों में आपके सामने देखते हैं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे सक्रियता के आधार पर भी ज्वालामुखी को बांटा जाता है, विस्फोटकता के आधार पर भी बांटा जाता है, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर भी बांटा जाता है, और आपकी अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर भी बांटा जाता है। लेकिन देखो इसमें आपके सामने जो दिया हुआ है इसकी सक्रियता के आधार पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक सक्रियता के आधार पर होती है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरी ज्वालामुखी जो होती है शांत ज्वालामुखी होती है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देखो जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है ना उसमें धुआं, वाष्प, गैस, लावा ये निकलता ही रहता है, यानी हर समय इसमें निकलता ही रहता है जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है पर वर्तमान में नहीं हो रहा है।
यानी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एक बार विस्फोट होने के बाद इसमें आगे भी कभी भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, इसमें कभी भी आगे उद्गार हो सकता है, इसलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ये जो शांत ज्वालामुखी जो होती है ना, ये एक बार उद्गार होने के बाद आगे कभी नहीं होती है, यानी संभावना भी नहीं होती है इसकी, इसीलिए इसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी में अगर एक बार विस्फोट हो जाएगा तो आगे दोबारा कभी नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देखो सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं आपके सामने। देखो मान लो हवाई जो है, हवाई द्वीप पर स्थित है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये हवाई द्वीप पर ही स्थित है, किलायु ज्वालामुखी। इसके अलावा ये लेपारी द्वीप यानी स्ट्राम्बोली जो है, लेपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये भी काफ़ी फेमस अपने आप में ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली जो है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इक्वाडोर पर ही स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, ये भी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना, ये इटली में पड़ता है, ये भी फेमस ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप है, उसमें बैरन ज्वालामुखी भी है, ये भी सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी पड़ता है, चिली सीमा जोजस डेल सेलेडो, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा माउंट एरेबस जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। एक मेयोन ज्वालामुखी भी है जो फिलीपींस में पड़ता है, और माउंट एटना इटली में ही है, वो भी फेमस है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लेना और रट लेना। अब देखो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं आपके सामने। इटली का ही है वेसुवियस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जापान का है फ्यूजियामा, ये भी फेमस है। इंडोनेशिया का है क्राकातोआ, और अंडमान निकोबार का है नारकोंडम। तो ये सभी जो आपके सामने हैं, वेसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकातोआ और नारकोंडम, ये भारत में है, नारकोंडम अंडमान निकोबार में। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके अलावा शांत ज्वालामुखी के भी देखो, शांत ज्वालामुखी में ईरान में कोह सुल्तान है, और म्यांमार का पोपा, एंडीज पर्वतमाला का एकांग गुआ, एंडीज पर्वतमाला का जो एकांग गुआ है वो शांत ज्वालामुखी है। और तंजानिया का किलीमंजारो, ये भी शांत ज्वालामुखी है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है ये किलीमंजारो। इक्वाडोर का चिम्माराजो, ये शांत हैं, शांत ज्वालामुखी हैं। कोह सुल्तान, पोपा, एकाकागुआ, किलीमंजारो और चिम्माराजो। तो देखो ये सक्रियता के आधार पर मैंने आपको बताया ये प्रमुख ज्वालामुखी, इन्हें अच्छे से समझ लेना। देखो विस्फोटकता के आधार पर भी बांटा जाता है ज्वालामुखियों को, जैसे शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि विस्फोटकता के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं उन्हें शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। उसके अलावा भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर भी, जैसे प्लेट सीमांत ज्वालामुखी और अंतः प्लेट ज्वालामुखी कहा जाता है, और भी हैं इसी तरह से अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर भी। पर आप तो अधिक ये सक्रियता के आधार पर याद कर लेना, यही पूछी जाती हैं। और देखो अब आपके सामने ये कुछ विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं, इन्हें तो अच्छे से रट लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और वीडियो को पॉज करके भी इन्हें अच्छे से रट सकते हो। देखो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पड़ता है, ये इटली में पड़ता है। माउंट एटना ज्वालामुखी, ये मैंने बताया था अभी, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में पड़ता है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा, ये जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, ये भी फेमस ज्वालामुखी है आपके सामने फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी, और ये जापान का है। माउंट ताल है आपके सामने, माउंट ताल कहाँ का है, ये भी फिलीपींस का है। माउंट ताल फिलीपींस का, फ्यूजियामा जापान का, माउंट एटना इटली का, और मेयाना ज्वालामुखी ये फिलीपींस का है। देखो फिलीपींस के दो हैं आपके सामने, माउंट ताल और मेयाना ज्वालामुखी। अब देखो माउंट पिनाटुबो जो ज्वालामुखी है ये कहाँ का है, ये फिलीपींस का है। वेसुवियस, ये नेपल्स की खाड़ी यानी इटली का ज्वालामुखी है वेसुवियस जो है। और पोपोकटेपेटल ये ज्वालामुखी मैक्सिको का है। माउंट पोपा यह म्यांमार का ज्वालामुखी है और शांत ज्वालामुखी है। जो माउंट पोपा है ये शांत ज्वालामुखी और म्यांमार का ज्वालामुखी है। एलब्रुज ये जॉर्जिया का है, एलब्रुज जो है जॉर्जिया का। और किलीमंजारो ये तंजानिया का है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। लाकी ये आइसलैंड का ज्वालामुखी है लाकी। और माउंट रेनियर ये यूएसए का है। माउंट रेनियर कहाँ का है, यूएसए का।
और देखो जब ज्वालामुखी जो उद्गार होता है ना, जैसे लावा पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जैसे ही वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। यानी जो तरल पदार्थ जो होता है ज्वालामुखी जो उद्भेदन में निकलता है, पृथ्वी के अंदर रहेगा तो उसको कहेंगे मैग्मा, बाहर आ जाएगा तो उसको लावा कहते हैं। और वही लावा अगर जब आगे चल कर ठंडा हो जाता है तो ज्वालामुखी पर्वत का पठारों का निर्माण होता है उससे। ठीक है, देखो चिम्माराजो कहाँ का ज्वालामुखी है, ये इक्वाडोर का है। और कोटोपेक्सी ये भी इक्वाडोर का है। चिम्माराजो और कोटोपेक्सी ये इक्वाडोर का है। और ओजस डेल सेलेडो ये अर्जेंटीना और चिली पर संयुक्त स्थित है। ओजस डेल सेलेडो ये अर्जेंटीना और चिली दोनों देशों में पड़ता है। अकांगागुआ ये एंडीज जो प्रमुख रूप से चिली के अंतर्गत आता है। जो एंडीज पर्वतमाला है उसी क्षेत्र में चिली जो साउथ अमेरिका का पश्चिमी देश है, अकांगागुआ उसी में आता है। और मोना लोआ ये हवाई द्वीप पर स्थित है, ये भी फेमस है और शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है माना लोआ हवाई। और कोटोपेक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये स्टाम्बोली है, ये लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में पड़ता है। स्टाम्बोली और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसको। ये आगे फिर कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, ये ईरान में पड़ता है कोह सुल्तान। माउंट पेली भी देख लो, माउंट पेली जो है मार्टिनिक द्वीप पर पड़ता है। माउंट पेली ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, मार्टिनिक द्वीप पर। और हेक्ला ये आइसलैंड में पड़ता है, हेक्ला ज्वालामुखी जो है आइसलैंड में पड़ता है। और माउंट कैमरून ज्वालामुखी ये कैमरून अफ्रीका में पड़ता है। माउंट कैमरून जो देश है अफ्रीका का देश है। और माउंट कैमरून ज्वालामुखी ये अफ्रीका में पड़ता है। कटमई ज्वालामुखी भी है, ये अलास्का यूएसए में पड़ता है। और माउंट सस्ता ये भी यूएसए में पड़ता है। तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ याद करने के लिए है आपके लिए, कि जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप भी खतरनाक होते हैं, ज्वालामुखी भी खतरनाक होते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर प्रमुख होता है या संबंध होता है कि जैसे ज्वालामुखी आएगी तो ज्वालामुखी में ज़रूरी नहीं है कि भूकंप आएगा। नहीं, ज्वालामुखी में तो जरूरी है कि भूकंप आएगा, लेकिन भूकंप में ये जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी आएगी। तो याद रखना, जब भूकंप आएगा तो ये हम कह नहीं सकते कि ज्वालामुखी आने की संभावना बनी है, संभावना निश्चित है। लेकिन अगर ज्वालामुखी आएगी तो ये समझ लेना कि भूकंप निश्चित आएगा। ठीक है, भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी की कह नहीं सकते कि ज्वालामुखी आएगी, ज्वालामुखी का उससे कोई संबंध नहीं होता है भूकंप से। लेकिन अगर ज्वालामुखी आ गई तो भूकंप निश्चित आएगा, ये समझ लेना आप। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इस टॉपिक में ज्वालामुखी के बारे में देखा, प्रमुख विश्व की ज्वालामुखी देखी, उसके बारे में समझा और उससे संबंधित कुछ संरचनाओं को भी देखा। कैसी लगी क्लास आपको बताइए, और आपकी कोई राय हो तो इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में बताओ सब कुछ, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो, और वीडियो को लाइक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के बीच भी लाइक शेयर करते रहो वीडियो को। फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में, कोई और नया टॉपिक लेकर के आऊँगा अच्छा सा इसी प्रकार से। ठीक है, पढ़ते रहो, बाय।